अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बड़े ही अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी एग्जाम के लिए दोस्तों। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोनिया के हैबर प्रक्रम विधि द्वारा जो निर्माण है उसी को हमें यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है। तो बड़ी शिद्दत के साथ आप लोग अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए और इसको उखाड़ फेंकना है और पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अमोनिया का जो निर्माण है उसका जो औद्योगिक निर्माण है उसका वर्णन कीजिए, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, हैबर प्रक्रम विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की जो सचित्र सहित विधि है उसका वर्णन कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे भी मिले, अमोनिया का निर्माण या औद्योगिक निर्माण या हैबर प्रक्रम, आपको यही आंसर जो है इसमें लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इसके सिद्धांत की बात करते हैं। तो सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इसमें सिद्धांत, प्रिंसिपल। इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास यहाँ क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है और एक हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। तो वायुमंडल के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, आप जो है इसको एक फैक्ट्री में गर्म करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूं, अभी फैक्ट्री भी आपको बना दूंगा। ठीक है, फैक्ट्री जो है आपको बनाकर क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से फैक्ट्री के अंदर ये बनेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में जो है रिएक्शन करा देना है। और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर जो है हमें लोहा जो है उत्प्रेरक का काम करता है और जो आपका मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम चूर्ण है, वो आपका वर्धक का कार्य करता है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि उत्प्रेरक का मतलब होता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं दुनिया में जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग तो बढ़ जाता है या फिर वेग घट जाता है, लेकिन वे पदार्थ अभिक्रिया के लास्ट तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के केवल वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, खुद भार और रासायनिक संगठन में नहीं बदलते हैं। हालांकि इनका रंग वगैरह बदल सकता है लेकिन जो इनका संगठन है, केमिकल संगठन जो है वो सेम रहता है लास्ट तक। ठीक है, तो वर्धक का मतलब होता है एक तरह से जो उत्प्रेरक है उसी को मतलब थोड़ा सा प्रेरित करना, बढ़ा देना। ठीक है, तो वर्धक, और दूसरा है उत्प्रेरक। और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस के लगभग या फिर 600 केल्विन के आसपास, या आप 500 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो नाइट्रोजन है उसका 1 अनुपात लेते हैं और जो आपका हाइड्रोजन है उसका 3 अनुपात लेते हैं और इसको जो है गर्म करते हैं और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका NH3। NH3 अमोनिया गैस जो है आपकी यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर जो है लगभग 22.4 किलो कैलोरी जो ऊर्जा होती है वो भी यहाँ पर अभिक्रिया में निकलती है। तो आप चाहो तो ऊर्जा को भी यहाँ पर शो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देख लेते हैं नाइट्रोजन के कितने अणु लिए हमने, 1, तो यहाँ पर 3 अणु हमें लेने हैं इसके हिसाब से। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3 हैं, तो आप यहाँ पर 3 का गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि अभिक्रिया जो है आपकी बैलेंस रहे। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, 2 3 6, तो यहाँ पर 2 लिखना होगा। और नाइट्रोजन के कितने अणु है, 2 अणु, तो नाइट्रोजन के 2 अणु को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर 2 लिख सकते हो। तो फिलहाल आपको जो सिद्धांत है समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेस करते हैं, मतलब
इसको लेते हैं एक जगह, तो यहाँ पर हमें कुछ दाब की भी आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर जो दाब की आवश्यकता पड़ती है वो 200 से 900 वायुमंडलीय दाब की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है। 200 से 900 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, अपनी थ्योरी में भी लिख सकते हो। आपको जरा देखिए कैसे लिखना है। वायु की नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर MO व Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में MO व Fe की उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 से 900 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जहां पर हम द्रव अमोनिया को भी बना सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इसका पूरा प्रोसेस है निर्माण का वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है एक कंप्रेसर पंप होता है। ये मैं कंप्रेसर पंप यहाँ पर बना देता हूँ एकदम छोटा सा। कंप्रेसर पंप मैंने यहाँ पर बना दिया और कंप्रेसर पंप का कनेक्शन इस तरह से होता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है आपको यहाँ पर एक ऐसा बना देना है। और यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए आप ऐसा भी दिखा सकते हो कि यहाँ से जो है नाइट्रोजन गैस प्रवेश करती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी प्रवेश करती है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस समझते हैं। तो अभी जैसे कि आप ये चित्र देख पा रहे हो, तो केवल हमें काम अपने चित्र के हिसाब से करना है। केवल डायग्राम को मैं यहाँ पर समझा दूंगा और आप एक बार इसकी बिना देखे प्रैक्टिस जरूर करेंगे, तभी आपको ये जो है पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास होता है एक कंप्रेसर पंप। कंप्रेसर पंप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्रेसर पंप, ठीक से लिख देते हैं कंप्रेसर पंप या कंप्रेसर पंप, इसको लिख देते हैं यहाँ पर कंप्रेसर पंप। सबसे पहले ये पंप क्या करता है, यहाँ पर हम ये पंप जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम यहाँ पर वायुमंडलीय से लेते हैं, वो जो हम यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम वायुमंडल से लेते हैं ना, उसको हम किसी विधि द्वारा भी तैयार करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसको वायुमंडल से ही लोगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो है कंप्रेसर पंप यहाँ पर आप लोगे, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, कंप्रेसर इसको कंप्रेस करेगा, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेस करेगा, ठीक है। और कंप्रेस करने के बाद ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रास्ता मिलेगा वो इधर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे हो एक बड़ा सा झिंगू सा जो आपके सामने एक बड़ा टावर बना हुआ है ना, एक जैसे फैक्ट्री में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े टावर बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है चैम्बर बने होते हैं, तो इसको आप कक्ष भी कह सकते हो। इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष। और जैसे कि इसका नाम उत्प्रेरक कक्ष है, तो इसी के नाम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस और लोहा मोलिब्डेनम यहीं पर होते हैं। आप याद रखिएगा जो आप में ये लिखा है ना अभिक्रिया, ये पूरा रिएक्शन केवल इसी चैम्बर में हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर जो है, इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन में बना रहा हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है Fe और MO होता है और टेम्परेचर होता है यहाँ का 450 डिग्री सेल्सियस और लोहा उत्प्रेरक भी चूर्ण के रूप में यही होता है। आप ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी बात उत्प्रेरक की होती है ना, तो उत्प्रेरक हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यानी कि चूर्ण के रूप में ही लेना चाहिए, क्योंकि ये तभी ज्यादा अभिक्रिया के वेग को जो है प्रभावित करता है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को ये तभी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर 450 और लोहा और MO रखा हुआ है और अभिक्रिया जो है वो यहीं पर होती है, ये अभिक्रिया यहीं पर होती है। और इस अभिक्रिया में जो अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया गैस वो यहां से जाएगी, अमोनिया गैस जो है वो यहां से जाएगी। और जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पर मुड़ा हुआ पाइप बनाया है, ये मुड़ी हुई निकास नली है। और जो जो आप गोल गोल देख रहे हो ये बर्फ के टुकड़े हैं, इसीलिए इसका नाम हमने शीतलन कक्ष रखा है, शीतलन कक्ष। शीतलन कक्ष का मतलब है कि भैया यहाँ पर शीतलन मतलब ठंडा कर सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ से कोई गैस निकलेगी तो आपको भी पता होगा, मान लीजिए आपके पास कोई गैस है
और जब आप उसको द्रव में बदलेंगे तो आपको उसको जो है ठंडा करना पड़ेगा। और ठंडा करने के लिए या तो फिर आप फ्रिज यूज करोगे या फिर बर्फ के टुकड़ों के आसपास जो है उस गैस को रखोगे। तो इससे क्या होगा, जो गैस के जो अणु हैं वो बॉन्ड के रूप में जो है ठंडे होकर एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और ऐसा करने से वे द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब अमोनिया गैस इसके अंदर एंट्री करेगी ना तो यहाँ पर जो है ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। और द्रव अवस्था में आने के बाद जो है यहाँ हम इस टंकी द्वारा द्रव के रूप में NH3 को जो है यानी कि द्रव अमोनिया को जो है इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो आप टंकी देख रहे हैं इस टंकी की मदद से हम इसको जो है अमोनिया द्रव को बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये जरूरी नहीं होता है कि जितनी भी गैस आ रही है वो सभी द्रव में बदलेगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ गैस के रूप में ही रह जाती है। आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर जो है कुछ अमोनिया तो द्रव के रूप में बदल जाएगी, लेकिन कुछ अभी भी गैस के रूप में रहेगी। तो गैस जो है वो जो उड़ के आएगी उसको कहीं से रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो वो जा नहीं सकती है, क्योंकि ऊपर से तो आ रही है और उसको केवल यहाँ से रास्ता मिलेगा। ये है सर्कुलेशन पंप, ये सर्कुलेशन पंप है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, सर्कुलेट पंप है ये, इसको लिख देता हूं सर्कुलेशन पंप। ये सर्कुलेशन पंप क्या काम करता है कि जो यहाँ पर अमोनिया गैस आई थी उसको ये सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करने के बाद इस गैस को वापस उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। यानी कि हम लिख देते हैं अमोनिया गैस NH3 गैस, और इस गैस को वापस इसके अंदर भेज दिया जाता है। और इस प्रकार जो है इस अभिक्रिया द्वारा लगातार अमोनिया प्राप्त होती रहती है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो मेरी आवाज को थोड़ा कम स्पीड पे करके भी या अपने हिसाब से करके आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, आप इसको हमेशा हेडिंग के रूप में कीजिएगा, तभी जो है आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हमें इसको हेडिंग के रूप में कैसे लिखना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना है। इसके बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद आप हेडिंग लिखिएगा निर्माण। तो हेडिंग जब आप निर्माण लिखिएगा तो निर्माण में जो है आपको दोस्तों ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है, जब आप ये डायग्राम बना लोगे तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है कंप्रेसर पंप आपको लिख लेना है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे इस हेडिंग में, आप चाहे तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो। यह एक पंप होता है, इसके द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एकत्रित करके उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। बस आपको इतना लिखना है। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष क्या होता है, यह एक बड़ा चैम्बर होता है, यह एक बड़ा टावर होता है। यहाँ पर 450 डिग्री सेल्सियस ताप होता है और यहाँ उत्प्रेरक Fe और MO जो है रखा होता है और अमोनिया गैस यही बनती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। इसके बाद बात करेंगे हेडिंग नंबर तीसरा, और तीसरा हेडिंग होता है हमारे पास शीतलन कक्ष। शीतलन कक्ष भी एक बड़ा कक्ष होता है। इसमें मुड़ी हुई निकास नली निकली रहती है, चित्र के अनुसार मध्य भाग से निकली रहती है। आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, चित्र के अनुसार मध्य भाग से निकली रहती है। इसमें छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों को रखा जाता है। बर्फ के टुकड़ों के कारण निकास नली में आने वाली अमोनिया गैस द्रव के रूप में बदल जाती है। ठीक है, द्रव के रूप में बदल जाती है और इस द्रव अमोनिया को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद सभी अमोनिया जो है, ये अमोनिया के सभी अणु जो है द्रव में नहीं बदल पाते, इसलिए उनको सर्कुलेशन पंप में भेजा जाता है या सर्कुलेशन पंप द्वारा खींच लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे सर्कुलेशन पंप। सर्कुलेशन पंप में आपको क्या लिखना है, शीतलन कक्ष से प्राप्त होने वाली अमोनिया गैस को सर्कुलेशन पंप द्वारा फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है और इस प्रकार जो है अमोनिया लगातार फैक्ट्री में जो है प्राप्त होती रहती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये जो आपका डायग्राम है ये पूरी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ इसकी शर्तें। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अमोनिया को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ये क्वेश्चन मैं इस हिसाब से बता रहा हूं आपको कि चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी भी तरह की अध्ययन कर रहे हो, किसी भी तरह की पढ़ाई आप कर रहे हो, और अगर अमोनिया से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो आपको इतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक है लासाते लिए, तो लासाते लिए साहब हमें क्या कहते हैं भैया, लासाते लिए नियम के अनुसार हमें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि पहली शर्त, अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए हमें कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए हमें कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि इस अभिक्रिया में 450 डिग्री सेल्सियस ताप जो है उपयुक्त है। आप इसको केल्विन में भी बदलकर लिख सकते हो, मतलब 450 में आप 273 जोड़िएगा तो ये केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद समझिए, ये समझ में आ गया आपके कि इस अभिक्रिया में अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी आपको दाब के बारे में लिखना है। इस अभिक्रिया में लगभग 200 से 900 वायुमंडलीय दाब जो है वो उपयुक्त है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए कि उत्प्रेरक का प्रभाव। इस अभिक्रिया के लिए सबसे बेस्ट जो उत्प्रेरक है हेबर प्रक्रम द्वारा, ठीक है, वो क्या है, लोहा है, और वर्धक के रूप में यहाँ पर मोलिब्डेनम का चूर्ण जो है वो काम करता है। मैं आपको दूसरी बात एक और बताता हूँ दोस्तों, उत्प्रेरक हम इसलिए यहाँ पर लेते हैं ताकि हमें कम ताप की आवश्यकता पड़े, यानी कि कम ताप पर भी अभिक्रिया जो है अच्छे से हो और ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो आप लासाते नियम में जो है इतना लिख दोगे। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके जो रासायनिक गुण हैं। ठीक है, देखते हैं एक दो इसका रासायनिक गुण भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी दे देता हूँ दोस्तों, ये जो आप क्लोरीन का जो क्लोरीन के साथ आप यहाँ पर रिएक्शन कराओगे ना, तो ये दो तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो तब जब हमारे पास अमोनिया ज्यादा मात्रा में हो, और एक तब जब हमारे पास क्लोरीन ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, जब हमारे पास जब NH3 अधिक हो, ठीक है, तो इसकी ये दशाएं हैं। ठीक है, जब आप अमोनिया की मात्रा को अधिक रखिएगा तो क्या हो जाएगा, NH3 प्लस Cl2। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें एक प्राप्त होता है नौशादर और एक प्राप्त होता है हमें नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो आप चाहे तो इस अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं, ये नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल कर ही लेते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन के यहाँ पर 3 अणु है, तो आप यहाँ पर 3 लगाइएगा। पर समस्या है कि हाइड्रोजन के हो जाएंगे 3 या 9, तो ये भी समस्या हो जाएगी भैया, तो आप 3 नहीं लगाइएगा। हाइड्रोजन के 3 है तो भैया यहाँ पर 4 हो रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर 4 लगाकर देखिए। नाइट्रोजन के कितने हैं भाई, 4 है, तो आप यहाँ पर 2 लगाइएगा। तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, तो ये तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, लेकिन 4 या 12 यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे बड़ी संख्या लिखने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं हो जाता है। 6 लिख कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के हैं 6, तो आप यहाँ पर 4 लिख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 4 लिखते हो तो 4 चौक 16 जो आपका हाइड्रोजन है ये बैलेंस नहीं है, 36 18 हाइड्रोजन हो रहा है, तो आप यहाँ पर 8 लिख लीजिएगा। हमेशा आप ध्यान रखिए, आप हमेशा सम संख्या का ही यहाँ पर उपयोग करिएगा। वैसे तो आप विषम संख्या भी लिख के अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए सम संख्या से ही ज्यादा बेस्ट होता है। एक बार देखते हैं 8 से भी पूरा हुआ है कि नहीं। 8 अणु नाइट्रोजन के हैं तो 2 ये है और 6 यहाँ पर ये हो जाएगा। और हाइड्रोजन के 8 या 24 और 6 चौक 24 भी, ये भी सही है। और क्लोरीन के कितने अणु हैं, 6, तो यहाँ पर 3 लगाइएगा। तो इस तरीके से जो है आपका अमोनियम क्लोराइड आपका मिल जाएगा। कब, जब आपके पास नाइट्रोजन अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो। लेकिन दूसरी शर्त इसकी ये है कि यदि Cl2 ज्यादा हो, Cl2 अधिक हो, तो अगर आपके पास Cl2 अधिक होती है तो क्या होता है। ठीक है, आप फिलहाल जो है Cl2 की मात्रा को ज्यादा करिएगा। तो आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि अगर मान लीजिए आप जो है क्लोरीन की मात्रा को अधिक रखते हो तो यहाँ पर आपको NCl3 मिलता है। NCl3 क्या होता है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन
ट्राइक्लोराइड। तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड आपको जो है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो अब आप अभिक्रिया को जो है बैलेंस कर सकते हो। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भैया क्लोरीन के कितने अणु हो जाएंगे, और हाइड्रोजन का तो एक भी नहीं मिला। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। अफसोस क्लोरीन के कितने हैं, 3 है, और मैं अभी आपको बताया था कि इसको कोशिश कीजिए सम संख्या बनाइए, तो 2 3 6, अब 3 ये हो जाएंगे, और ये 3 यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो HCl। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप साइड प्रोडक्ट निकालते हो, उत्पाद निकालते हो कुछ भी, वो कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ भी जोड़ दिया और वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बार इसको जो है लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो समझ में आ गया होगा आपकी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इसके 1-2 रिएक्शन जो है और देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं 1-2 और ये जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है ना, ये खतरनाक है, ये एकदम विस्फोटक पदार्थ का काम करता है। ये जो बम वगैरह होते हैं ना, आपको पता होगा, खैर बम के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, नहीं तो ये HCl3 भी एक तरीके से विद्यार्थियों क्या है भैया, विस्फोटक पदार्थ है। अब चैक के रूप में देख लेते हैं, अब चैक के रूप में कैसे काम करता है। वैसे तो इसके बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, लेकिन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसका आप चेन भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो, या फिर आप जो है किसी धातु के साथ, पानी के साथ क्रिया करवा सकते हो। जैसे अगर हम इसको जल में जो है गर्म करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसको जो है बेंजीन वगैरह के साथ भी गर्म करके दिखा सकते हो, तो वहां पे भी एनिलीन वगैरह बनता है। तो आप इसकी जितनी चाहे अभिक्रिया लिख सकते हो। तो फिलहाल आपको एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको 2 से 3 अभिक्रिया जो है लिख देनी है। ठीक है, तो अब चैक के रूप में आप क्या लिखोगे कि यदि आपके पास कोई धातु ऑक्साइड हो, तो दोस्तों अगर आपके पास कोई धातु ऑक्साइड होता है तो ये धातु ऑक्साइड को क्या कर देता है, अपचित कर देता है धातु में। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि NH3 है, तो इसको क्या कर देगा, धातु में अपचित कर देगा, और यहाँ पर जो है आपको नाइट्रोजन गैस और पानी भी जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के 2 है और हाइड्रोजन के 2 3 6, तो यहाँ आपको 3 लेना पड़ेगा, और यहाँ भी जो है आपको 3 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया मैंने ऑक्सीजन को जो यहाँ अनबैलेंस कर दिया था, तो इसीलिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो 3 हो जाएंगे, तो फिर यहाँ भी आपको 3 लेना पड़ेगा। लेकिन कॉपर गड़बड़ा जाएगा, कॉपर जो है गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी आप 3 लगाइएगा। इस तरह से आप 2 से 3 रिएक्शन जो है इसकी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आखिरी हेडिंग लिखना होता है आपको इसका उपयोग। तो कभी कभार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि हेबर प्रक्रम विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि लिखिए तथा इसके 2 रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। तो आप उपयोग भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ उपयोग। अब मैं यहाँ से बताऊंगा, तो आप चाहे तो यहीं से ही लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिखिए उपयोग नंबर 1। उपयोग में आपको ये लिखना होता है किसका जो यूज है वो कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा उपयोग। ठीक है, नंबर 1 लिखिएगा प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। सही, ठीक है, तो प्रशीतक के रूप में, क्योंकि प्रशीतक का मतलब होता है एक तरीके से बर्फ बनाने वाले जो कारखाने होते हैं जहाँ से बर्फ वगैरह बनता है ना आर्टिफिशियल तरीके से। जैसे आप जो बर्फ देखते हो ना, वो सुबह सुबह आपके पास आ जाता है, वो वहाँ हिमालय पर्वत से लाया नहीं जाता है। ठीक है, जो बर्फ वहाँ पर पिघलता है उस बर्फ को नहीं लाया जाता है, क्योंकि वहाँ तो जो आप यूज करते हो वो तो एकदम से फिक्स होता है, एकदम जो है लिमिट मात्रा में होता है, इसका साइज भी फिक्स होता है। तो इसको कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनाया जाता है, और जहाँ पर अमोनिया बनाने वाली बर्फ बनाने वाली कंपनियां होती है वहां पर जो है अमोनिया की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये इसका वहां पर उपयोग होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अश्रु गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अश्रु गैस बनाने में, अश्रु गैस बनाने में, तो जो अश्रु गैस होती है ना, अश्रु गैस जानते होंगे आप। देखो मैं बताता हूँ अश्रु गैस के बारे में। दरअसल अश्रु गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जो आंखों में पानी ला दे। तो अश्रु गैस का उपयोग हम खामखा भी कर सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा जहाँ बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हो ना, और पुलिस को जो है भगाना हो, या फिर आपने देखा होगा कहीं बवाल वगैरह हो जाए और बहुत ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ भड़की हुई हो, तो आपने देखा होगा कि पुलिस के पास एक जो होता है, अब एक इसको गोली तो नहीं मार सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है
पुलिस अश्रु गैस छोड़ देती है, तो अश्रु गैस से जो है आंखों में बहुत जबरदस्त तरीके से धुआं ही धुआं हो जाता है और सबकी आंखों से जो है पानी आने लगता है और लोगों में जो है भगदड़ मच जाती है एक तरीके से, और सब अपने जो है भाग जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं सब। तो अश्रु गैस का उपयोग ये है वहां पर होता है, ठीक है। तो पुलिस भी इसका उपयोग करती है जब कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाती है और लड़ाई झगड़े की जो आशंका है वो बन जाती है, तो वहां पर डिपार्टमेंट द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा गैस का उपयोग किया जाता है पब्लिक को भगाने में, ठीक है। अश्रु गैस, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार इसका उपयोग जो है दवाई में भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आंख में कोई कचरा वगैरह चल जाता है ना, तो जलन करने वाली दवाई के रूप में अश्रु गैस अगर डाल देते हैं तो कचरा जो है वो आंख के साथ बहकर निकल जाएगा, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, अपचायक के रूप में, या फिर आप लिख सकते हो कि चिकनाई के धब्बे हटाने में, चिकनाई के धब्बे, चिकनाई के धब्बे हटाने में, ठीक है। मतलब अगर कपड़े वगैरह पे जो है चिकनाई लग गई हो या फिर मैल लग गया हो तो अमोनिया की मदद से जो है चिकनाई को भी हटाया जा सकता है। तो ये इसके उपयोग आपके सामने है, आप चाहे तो दोस्तों इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के पास इसको शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि ये अमोनिया का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और जो है आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, एक बार खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भूलने वाले नहीं है। तो ओके, आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाय।